आपको पता है कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज एक मध्यकालीन आपकी भारत की जो कि आपकी एक कोई रिवीजन है आपका, वो आपका मुश्किल से 30 से 35 मिनट में आपका पूरा बताया जाएगा। आपको विद के एक आपने जो भी पढ़ा होगा आपका उसमें तुरंत क्विक रिवीजन हो जाएगा। तो आइए चलो शुरू करते हैं अपन लोग कि सबसे पहले कहाँ से करना है अपन लोगों को शुरू। तो 700 एडी से लेके आपको 1200 एडी तक ये आप समझिएगा, ये आपका पूरा क्विक रिवीजन है, ना कि आपको कोई समझाना है ट्रिक की। जहाँ पे लेवल की ट्रिक होगी वो ट्रिक होगी, और आप ये सब उसका रिवीजन है जो आपने पहले पढ़ा होगा। तो सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं 700 एडी से लेकर अपन लोग 1200 एडी तक मध्यकालीन अपन लोग भारत से यहाँ से शुरू करते हैं। तो शुरू पहले ये आपकी जो हेडिंग है उसमें मोहम्मद बिन कासिम। तो इसने सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया था किसमें 712 एडी में किया था, किस पर, सिंध पर। उस समय सिंध का राजा कौन था, दाहिर था, और फारस का उस समय खलीफा कौन था, तो अल-जज्जाज था। ठीक है, सबसे पहले जजिया कर किसने लगाया था, मतलब वसूला था, ये भी पूछा सकता है। मोहम्मद बिन कासिम ने। अगर मोहम्मद बिन कासिम अगर नहीं है तो फिरोज शाह तुगलक उसका आंसर होगा, ये आपको आगे भी बताया जाएगा। ठीक है, ये सबसे पहले तुर्क आक्रमणकारी था, तो आपको ये पता रखना है चीज़ें। ठीक है, आइए अब दूसरी चीज़ देखते हैं। अब महमूद गजनबी। ठीक, महमूद गजनबी कब आया था, 1000 एडी से लेकर 1227 एडी तक। ठीक है, इसने आक्रमण किया था, इसने 17 बार आक्रमण किया था। तो आपने देखिए, आपने मूवी देखी होगी गजनी। ठीक है, तो ये गजनी आप इसे रिलेट कर सकते हैं गजनबी से, क्योंकि इसने सबसे ज़्यादा आक्रमण किए थे। तो गजनी ये भूल जाता था आक्रमण करके, तो इसलिए अपन लोग एक बीच, तो इसने 17 बार आक्रमण किए। एक अपनी माइथोलॉजी चीज़ बना रहे हैं अपन लोग कि उसने आक्रमण करके भूल जाता था कि हमने इस पर आक्रमण किया नहीं किया, तो फिर वो बार बार आक्रमण करता रहता था। तो इस हिसाब से अपन लोग क्या बोलेंगे, तो गजनी। तो ये गजनी का था, तो इसलिए इसका नाम गजनबी। तो इसने 17 बार आक्रमण किए। तो बहुत से लोग मोहम्मद गोरी और गजनबी में कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो इस वजह से इसकी छोटी सी आपकी एक ट्रिक है। ठीक है, तो आपको क्या कि मोहम्मद गजनबी जो है आपका कब आया था, इसने आक्रमण किया भारत पर 1000 एडी से लेकर 1027 एडी तक। इसने कुल 17 आक्रमण किए थे। ठीक है, सबसे इसका जो था 118 में मथुरा के मंदिर को इसने लूटा था, और 125 एडी में जिसका सबसे प्रसिद्ध था सोमनाथ मंदिर को उसने लूटा था। तो इसके समय 3 उसमें प्रमुख यात्री कौन आए थे इसके अंदर, आपको बताना 4 आए थे। तो इसकी जो ट्रिक है वो है आपकी फूफा। क्या है, फूफा। ठीक है, जो आए थे, देखना, फिरदौसी हो गया आपका, उतबी हो गया, फ़ारूकी हो गया आपका, और आपका अलबरूनी हो गया। ठीक, तो आपको एक चीज़ याद रखनी है आपकी इसमें बस। और इनकी किताबें भी आएंगी, जैसे अलबरूनी की किताबुल हिंद। तो आपको बीच बीच में ट्रिकें जहाँ आएंगी वहाँ पे ट्रिकें बताई जाएंगी। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं। आपका अगला जो है आपका कौन सा, मोहम्मद गोरी। तो मोहम्मद गोरी भी बताना है आपका। ठीक है, ये आपका, अब इसने टोटल आक्रमण किया था 5 बार इसने आक्रमण किया था। ठीक है, और ये कहाँ का था, उस समय मुल्तान का राजा कौन था, मुल्तान का मूलराज था। इसने मूलराज को पराजित कर दिया था। और सेकंड आक्रमण इसका किया था 1078 एडी में। इसने माउंट आबू पर इसने आक्रमण किया था। उसमें माउंट आबू पर राजा कौन थे, उसमें भीम सेकंड थे। ठीक, तो आगे उसका जो एक सबसे आपको पता ही होगा, इसका जो थर्ड आक्रमण था वो था तराइन का प्रथम युद्ध। तो तराइन का आपको पता है किसका, तराइन का किसके बीच में हुआ था, पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच में हुआ था, जिसमें कौन जीता था, पृथ्वीराज चौहान जो जीते थे। दूसरा हुआ था तराइन का द्वितीय युद्ध, जिसमें पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं जयचंद की वजह से। अब देखना, इंडिया में जयचंद ने ही इसको न्योता दिया था गजनबी, सॉरी गौरी को, कि भारत में आओ, क्योंकि ऐसी स्टोरी थी कि जैसे कि जयचंद की लड़की की शादी उन्हें हो रही थी, तो उसको पृथ्वीराज चौहान बीच उसके स्वयंवर से उसको उठा लाए थे। इसी का बदला लेने के लिए जयचंद ने उसको बुलाया था गौरी को। ठीक, तो ये एक स्टोरी ऐसी अगर आपने देखी होगी तो पृथ्वीराज चौहान, तो उसमें मूवी में आपको दिखाया गया होगा। ठीक, तो इसका जो दूसरा आक्रमण में क्या हुआ था, पृथ्वीराज चौहान जी हार जाते हैं। और इसका जो 5वां और अंतिम आक्रमण होता है, इसने जयचंद को भी हरा दिया 1100 चंदावर के युद्ध में 1194 में। तो आपके 3 युद्ध मैक्सिमम इसको याद करने हैं, जो आपके 3 वाले हैं, ये आपको बिल्कुल याद रखना है इन सबको। तो आप ये बिल्कुल याद रखिएगा कौन सा, तराइन का प्रथम, द्वितीय और चंदावर का। ठीक, अब आइए पृथ्वीराज चौहान के बारे में भी थोड़ा समझते हैं, लेकिन इसके पहले आपकी जो हेडिंग आपको दिख रही है, समझिए। माँ लक्ष्मी के सिक्के किसने चलवाए थे, आपको मोहम्मद गोरी ने। ठीक है, माँ लक्ष्मी के सिक्के किसने चलवाए थे, मोहम्मद गोरी ने चलवाए थे। देखो, पृथ्वीराज चौहान कौन थे, इनके बारे में सबको पता ही है, तो उसके ऊपर ऊपर से लेकर इनके बारे में अपन लोग देख लेते हैं, क्योंकि एक क्विक रिवीजन है। तो किसी की चीज़ में अपन लोगों को ज़्यादा अंदर नहीं घुस के पढ़ना है, जो आप पढ़ चुके हैं उसका एक टोटल आपका रिवीजन है। तो सबसे पहले पृथ्वीराज चौहान ने राजधानी किसको बनाया था, अजमेर को बनाया था। इनकी बायोग्राफी है पृथ्वीराज रासो, जिसको लिखा है चंद बरदाई द्वारा इसको लिखा गया है। आइए शुरू करते हैं दिल्ली दरबार। ठीक है, अपन लोगों का एक छोटा सा टॉपिक तब वाला हो गया है। अब आगे शुरू करते हैं दिल्ली दरबार। तो सबसे बड़ी दिल्ली दरबार शुरू कब से होता है, 1206 से लेकर 1526 तक। इसमें टोटल होते हैं 5 वंश। तो अगर आपको इसकी ट्रिक पता ना हो तो आपको हम एक छोटी सी एक आपको ट्रिक बता दे रहे हैं आपको इसकी, शायद आप लोगों को याद ना हो, तो आपकी ट्रिक मदद कर सकती है कौन कौन से वंश थे।
ठीक है। तो इसकी ट्रैक है गुड़खा तस्लीम में, क्या है, गुड़खा तस्लीम में, ठीक, तस्लीम में, ठीक। देखो गुड़ से हो गया आपका गुलाम वंश, खा से होगा खिलजी, ता से तुगलक, सा से सैयद, ला से लोधी, माँ से आ गया आपका मुगल। तो ये चीज़ आपको याद हो जाएगी, गुड़खा तस्लीम में 3-4 बार बोलिएगा तो आपको ये तुरंत याद हो जाएगी। ठीक है, आइए अब शुरू करते हैं। सबसे पहला वंश कौन सा है, गुलाम वंश है। ये कब से कब तक चला था, 1206 से लेके 1290 तक। ठीक है, और इसके आपको बताएंगे भी आगे चल के कि कौन किसका सुल्तान हुआ था, कौन किसका अंतिम शासक है, क्या ये आगे आपको बताएंगे। ठीक है, खिलजी वंश हुआ था 1290 से 1320, और तुगलक 1320 से 1414, सैयद 1414 से लेकर 1450, और लोधी 1451 से लेकर 1526। 1526 के बाद आ जाते हैं आपके मुगल, जो 1857 तक आपके रहते हैं। तो आपका एक पूरा मध्यकालीन भारत तक एंड तक बने रहना है। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो इसमें ये भी पूछा जा सकता है कि सबसे कम समय तक शासन किस वंश ने किया, तो आपको बताना है किसने किया, खिलजियों ने किया सबसे कम। ठीक है, सबसे ज़्यादा किस समय में किया, सबसे ज़्यादा किया तुगलकों ने, सबसे ज़्यादा शासन किया किन्होंने, तुगलकों ने शासन किया। तो ये आप लोगों को याद रखना है। चलो आइए अब इनके बारे में एक से अपन लोग देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन लोग देखते हैं कौन सा वंश, ये गुलाम वंश हो गया आपका, कौन सा वंश हो गया, गुलाम वंश। ठीक है, सबसे पहले गुलाम वंश के बारे में देखते हैं। आपको इसकी डेट आपको बताई गई थी 1206 से लेकर 1290 AD तक। ठीक, तो इसके संस्थापक जो थे आपको वो कुतुबुद्दीन ऐबक थे। ठीक है, इनको जो उपाधियाँ थी इनको क्या और बोलते थे, मलिक बोलते थे, इनको सिपह सलाहकार भी कहते थे इनको। ठीक है, और आखिरी शासक इनका कौन था, कैमूर्स था। ठीक है, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ही था। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, और दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक, ये आपने देखा, दिल्ली सल्तनत का संस्थापक जो था कुतुबुद्दीन ऐबक था, वास्तविक संस्थापक था वो इल्तुतमिश था। तो इन चीज़ों में आपको एक चीज़ याद रखना है, संस्थापक मतलब संस्थापक, उसने अपने साम्राज्य को बचाया, और वास्तविक संस्थापक का मतलब क्या, उसने और उसको एक्सपेंड किया और उसको बढ़ाया। तो ये वास्तविक आ जाता है कि उसका रियल था। कहते नहीं है तुम ही उसके असली वारिस हो, कि मतलब कि कुछ तुम में ऐसी चीज़ें हैं जो दूसरों से अलग करके और अच्छा उसको मॉडिफाई चीज़ें करती हैं। तो आपको समझ में आ गया। तो पहली और आखिरी मुस्लिम शासक कौन थी, रजिया सुल्तान थी, ये आप सबको पता ही होगा। सुल्तान की गद्दी मतलब की स्थापना 1233 में इल्तुतमिश के द्वारा सुल्तान गढ़ी की स्थापना की गई थी। ठीक है, इल्तुतमिश ने 2 तरह के सिक्के चलवाए थे, जिसका टका और जीतल। टाका किसका होता था, चांदी का होता था, जीतल किसका होता था, तांबे का। देखो तांबा, पीतल, जीतल ऐसे आप लोग याद कर सकते हैं, पीतल, जीतल और तांबा। ठीक, ऐसे हिसाब से आप लोग याद इसको कर सकते हैं। लोहे एवं रक्त की नीति किसने अपनाई थी, बलबन ने अपनाई थी। और इल्तुतमिश ने भी एक प्रणाली शुरू की थी, एकता प्रणाली। कौन सी प्रणाली, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कौन सी प्रणाली शुरू की थी, एकता प्रणाली। बलबन ने सिक्का चलवाया था, कौन सा, बलबनी सिक्का चलवाया था। बलबन ने 2 प्रथाएं चलाई थी, कौन सी, सजदा और पेबोस। सजदा मतलब जब सुल्तान के सामने एकदम झुक जाना पूरा एकदम वैसे, और पेबोस मतलब होता है जब सुल्तान आता था उसके पैरों को चूमना। ठीक है, तो आपको ये भी चीज़ याद रखनी होगी। ठीक है, इसने क्या कहा था, बलबन की उपाधि उसने खुद को कहा था कि ये जिल्ले इलाही या खुदा की परछाई, ये खुद को बुलाता था ये खुदा की परछाई है, जिल्ले इलाही है। बलबन ने नवरोज का प्रारंभ किया था। इन्होंने बलबन की सबसे बड़ी आपकी ये लोहे में रक्त की नीति, आप लोग इसको याद रखनी है। ठीक है, दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था, सुल्तान कौन था, इल्तुतमिश। तो मतलब सुल्तान की उपाधि से निदान की कौन सा था वो, इल्तुतमिश। आई होप आपको वीडियो समझ में जरूर आ रहा होगा। तो आगे देखते हैं, अगले वंश आता है आपका कौन सा, खिलजी वंश आता है। कौन सा, 1290 से लेके आपका 1320 तक। ठीक है, तो इसका संस्थापक था कौन, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। तो याद होगा आपको, मतलब शायद आपको रिवीजन अच्छा समझ में आ रहा होगा। चीज़ आपको क्विक रिवीजन है ना कि आपका पूरा डिफाइन करके अंदर तक। तो खिलजी वंश कब से कब हुआ था, 1290 से 1320। संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। दिल्ली सल्तनत का प्रसिद्ध सुल्तान कौन था, अलाउद्दीन फिरोज खिलजी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी। तो आपने हर चीज़ इसका डायलॉग सुना होगा, हर नायाब चीज़ पर अलाउद्दीन खिलजी का ही हक है। ये आपने शायद डायलॉग सुना भी होगा। अलाउद्दीन खिलजी का वास्तव नाम था अली गुरसराय था। ठीक है, उपाधि इसको सिकंदर सानी या द्वितीय सिकंदर भी इसको कहते थे। सेना का गठन इसने पहली बार किया था। इसने सबसे पहले सेना को नगद वेतन देना शुरू किया था, और दाग एवं हुलिया प्रथा भी इसने शुरू की। दाग मतलब घोड़े पर दागना, हुलिया मतलब सैनिकों का हुलिया बताना। ठीक, और हौज खास का निर्माण किया था इसने। जमीन मापने का लिए विश्व प्रणाली की शुरुआत की थी। ठीक है, और चोर इसने मीनार का भी निर्माण किया था। जमायत खाना मस्जिद का निर्माण किया था। अलाई मीनार का और अलाई दरवाजे का इसने निर्माण किया था। गहराई व चराई कर लगाए थे, उन्होंने घर का भी कर, और पशु चरते हैं उनका भी कर लगवाया था। कर 1/2 का कुल सुल्तान को मतलब देते थे लोग कर का। और इसने राजधानी सीरी को बनाया था। किसको बनाया था, सीरी को इसने राजधानी बनाया था। ठीक,
सीरी का किला किसने भी बनवाया था? सीरी का किला इसने बनवाया था। इसने कुल 8 युद्ध लड़े हैं, ठीक है, लेकिन अधिकतर इसने युद्ध जितने भी लड़े हैं इसने हमेशा जीते हैं। और अलाउद्दीन का एक आपका पता होगा, एक हिजड़ा था जिसको मलिक काफूर कहते थे, इसने उसको उसका नाम जो था वो 100 दिनारी था, उसको 100 दिनार में खरीदा गया था, ठीक। और इसके और आपको बताते हैं अमीर खुसरो को संरक्षण प्राप्त था इसका भी, ठीक है। अमीर खुसरो आपका सितार बजाते थे, ठीक। तो आपको समझ में आ गया कि दिल्ली सल्तनत में सबसे ज़्यादा सेना इसी के पास थी, ठीक। सबसे बड़ी सेना इसी के पास थी, आपको भी याद रखना है, ठीक। आगे देखते हैं तुगलक वंश। तुगलक वंश क्या हुआ था? 1320 से लेके आपका 1414 तक आपका तुगलक वंश चला था। इसका जो संस्थापक है आपका, इसका संस्थापक है गयासुद्दीन तुगलक। इसने गाजी की उपाधि क्या की थी? धारण की थी। इसका मतलब डाक सेवा की शुरुआत की थी और सिंचाई की व्यवस्था शुरुआत की थी। तो हाँ, ये आपका शासक बहुत ही योग्य है। इसको आगे देखते हैं मोहम्मद बिन तुगलक। वास्तविक नाम क्या था? मोहम्मद बिन तुगलक का नाम क्या था? जोना खां। पूरी दिल्ली सल्तनत में सबसे योग्य शासक कौन था? दिल्ली सल्तनत का सबसे योग्य शासक कौन था? MBT, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक। तो आपको ये देखना कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। एम से देखना महान, तो मतलब योग्य मतलब ऐसे ही आप लोग गैस कर सकते हैं। तो इसे लोग क्या कहते थे? इसे लोग पागल राजा भी कहते थे, क्योंकि इसको पागल इसलिए कहते थे क्योंकि इसने जो योजनाएं बनाई वो चीज़ें कभी अप्लाई नहीं। जैसे कि इसने सपोज करो जो सिंचाई योग्य ज़मीन थी, इसको पता था कि वहाँ हर हमेशा सिंचाई अच्छी होती है, इसने वहाँ कर हल्का बढ़ा दिया, तो पता चला कि वहाँ पे उस टाइम पे पानी आया ही नहीं, वहाँ पे सूखा पड़ गया। अब जैसे कि इसको पता था कि अगर हमारी सेना वहाँ जाएगी तो जीत कर आएगी, तो पता चला वहाँ इसने पहले ही सबको बंटवा दिया पैसा कि जाओ तुम लोगों को ऐसे लड़ना है, पैसे यहाँ से एडवांस में ले जाओ। पता चला कि वहाँ युद्ध हुआ ही नहीं, वहाँ पे सेना जाने से पहले ही मर गए, तो वहाँ पे भी इसका घाटा हुआ। तो इसको ये भी बोलते थे इसके बारे में, MBT के बारे में, कि लोगों को प्रजा से प्रजा को इससे खुशी या शांति मिल गई है, निपटारा या छुटकारा मिल गया। इसको रक्त पिपासु मतलब ऐसे ही बोलते थे लोग कि लोगों का खून पीने वाला टाइप में बोलते थे इसको। इसने कृषि विभाग के लिए दीवाने आमिर कोही नाम की स्थापना की। राजधानी इसने देवगिरी को बनवाया, नाम बदल के इसे दौलताबाद रख दिया। पेपर करेंसी, मंगोलियन करेंसी की शुरुआत की। हाँ, करेंसी का भी इसके अपना वो है कि इसने जैसे कि करेंसी अपनी चलानी शुरू की, इसने चमड़े वमड़े किया उसकी साइड से कुछ, तो उसने क्या किया, तो वो सोने के बराबर दाम कर दिया, तो लोगों ने सोने को रख लिया, इसकी वो करेंसी को उल्टा सीधा छाप दिया, तो जाली नोट ज़्यादा चले, तब इसका इसमें घाटा हो गया, ठीक। तो आगे देखते हैं इसमें। अब अगला जो शासक है वो आएगा आपका फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली सल्तनत में सबसे ज़्यादा गुलाम इसी के समय थे। सबसे ज़्यादा जो गुलाम थे 1,80,000, इसके ही शासनकाल में किसके? फिरोज शाह तुगलक के सामने, ठीक है, FST के में। अशोक के शिलालेख को लुम्बिनी नेपाल से भारत कौन लाया था? फिरोज शाह तुगलक लाया था। इसकी जो आत्मकथा है वो फतुहात फिरोज शाही। जब मंगोलों ने दिल्ली पर आक्रमण किया था तो उस समय दिल्ली का सुल्तान नसरुद्दीन महमूद शाह था, जब मंगोलों ने आक्रमण किया था, ठीक है, मंगोलों की बात हो रही है आपकी। तो तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था आपका? नसीर उद महमूद शाह, ठीक है। आपको बताना कौन था? नसीर उद्दीन महमूद शाह। तैमूरलंग ने 1398 में दिल्ली पर आक्रमण किया था, तब शासन किसका था? तुगलक वंश का ही था, क्योंकि आपको इसका टाइम पीरियड आपको पता है 1320 से लेकर 1414। अगला वंश आता है आपका कौन सा? सैयद वंश। सबसे छोटा वंश यही था आपका, आपको पता ही भी होगा, आपको आगे भी अगर आपने शुरू से आप जुड़े हैं। तो सैयद वंश का संस्थापक था खिज्र का। यह लाहौर का गवर्नर था, नसरुद्दीन महमूद शाह का गवर्नर था ये, ठीक है। आगे वंश देखते हैं, लोधी वंश 1451 से लेकर 1526। तो इसका संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी था, पहला अफगानी शासक दिल्ली का, ठीक है, अफगानी शासक था, ये याद रखना, आप ये वर्ड्स जरूर याद रखना, अफगानी शासक था। इसने बहलोली सिक्का चलवाया। सिकंदर लोधी ने बहुत काम किया है, तो इसके बारे में अपन लोग समझते हैं। 1504 में आगरा शहर का निर्माण कराया। ये क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा जा चुका है कि आगरा शहर किसने बताया था? तो सिकंदर शाह लोधी ने। 1506 में राजधानी बनाया था किसको? आगरा को राजधानी बनाया। गजे सिकंदरी मतलब इसने एक मापन, भूमि मापन के लिए इकाई चलाई थी, गजे सिकंदरी। गुलरुखी के नाम से एक कविता लिखा था, इसको उपाधि दी थी, सिकंदर शाही की उपाधि दी थी। तो और इसके बारे में आगे देखते हैं। फिर इसका अगला शासक जो आता है इब्राहिम लोदी, दिल्ली सल्तनत का तथा लोदी वंश का अंतिम शासक यही था। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। यह आपको बहुत बार पूछा जा चुका है, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, ठीक। पूरे दिल्ली सल्तनत में तुर्की भाषा थी, गुलामों की, मुगलों की भाषा कौन थी? फारसी थी। तो आपको ये याद रखना कि इस युद्ध में मारा गया कौन था? युद्ध में सबसे पहले युद्ध भूमि मारा गया तो इब्राहिम लोदी था, ठीक। अब आइए शुरू करते हैं मुगल काल, जो कि 1526 लेकर 1857 तक है।
और इसको 1526 से अपन लोग 1707 तक ही अपन लोग इसको पढ़ते हैं कि मेनली, लेकिन उसके बाद अपन लोग आज़ाद होने की कगार पर आ जाते हैं। तो 1857 से, वैसे अंग्रेजों से नहीं, इन लोगों से, मुगलों वगैरह से। तो आइए शुरू करते हैं। तो इसकी भी एक छोटी सी ट्रिक है, अगर आप लोगों को पसंद आई तो आप ज़रूर बताइएगा। कि सबसे पहले चलिए बता दे रहे हैं। तो इसकी एक ट्रिक है, सीधा आपको कुछ नहीं करना है। इसकी एक ट्रिक है बहू, ठीक है, आजा, ताजमहल और, ठीक है, बस। बा से हो गया बाबर, हू से हो गया हुमायूं, आ से हो गया आपका अकबर, ठीक है, जा से आपका हो गया जहांगीर, ताजमहल किसने बनाया था, शाहजहां ने, और से हो गया आपका औरंगजेब। तो तीन चार बोलना, बहू, आजा, ताजमहल और। देखो जहाँ पे ट्रिक होंगी आपको ट्रिकें बताई जाएंगी, जहाँ पे कुछ भी होगा बताया जाएगा, लेकिन ये क्विक रिवीजन है, छोटी सी वीडियो में आपको पूरी मध्यकालीन भारत देने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर इस सफल होता है तो आप ज़रूर सपोर्ट करिएगा। तो ठीक है, आपको शायद समझ में आ गया होगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो अभी एक बार टाइम पीरियड देख लो। बाबर का था 1526 से 1530, हुमायूं का 1530 से 1540 और 1555 से 1526। बीच में शेरशाह सूरी भी आ गया था इसी के टाइम पीरियड के बीच में, 1540 के बाद 1551 तक, ठीक है। तो इसके बाद अकबर आ गया आपका 1555 से लेके 1605 तक, और जहांगीर 1606 से 1605 से 1627, शाहजहां 1627 से लेकर 1658, औरंगजेब 1658 से लेकर 1707। मुगलों को मुगल भारतीयों ने ही कहा था, ठीक। सबसे ज़्यादा शासन अकबर और औरंगजेब ने किया था 49 वर्षों तक। इस किसने किया था, अकबर और औरंगजेब ने। ये आपको चीज़ याद रखनी है। आइए शुरू करते हैं। बाबर का टाइम पीरियड हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं, कितना, 1526 से लेकर 1530। कहाँ से आया था, फरगना से आया था, काबुल से आया था, ठीक। युद्ध इसने सिर्फ 4 लड़े हैं। तो आपको इसकी ट्रिक तो सबको ही पता होती। इसकी अगर आपको ट्रिक पता नहीं है तो आपको बता देना, पानी पिया, खाना खाया, खाना खाया, चला गया घर, ठीक। पानी से हो गया पानीपत, खाना से हो गया खानवा, चला से हो गया चंदेरी, घर से हो गया घाघरा। शायद आपको समझ में आ गया होगा। पानी पिया, खाना खाया, चला गया घर, ठीक। तो पानीपत का हो गया आपका, पानीपत का आपका प्रथम युद्ध 1526 में, और सब क्रम से भी है, 26, 27, 28, 29। बस हमें ये देखना किस किस के बीच में होता। देखो पहला किसके बीच में होता, पानीपत का 1526 में जो हुआ था, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था। खानवा का आपका राणा शांगा और बाबर के मध्य हुआ था। चंदेरी का मेदिनी और बाबर के बीच में हुआ था। घाघरा का अफगान और बाबर के बीच हुआ था। इसमें सब में बाबर विजय हुआ था, ठीक। और ये चंदावर या चंदेरी एक ही बात है। आत्मकथा थी इसकी बाबरनामा, जो तुर्की भाषा में थी। इसमें सबसे ज़्यादा शक्तिशाली कृष्णदेव राय को बताया गया, जो कि तुलुक वंश के थे, ठीक है। कृष्णदेव राय जो कि तुलुक वंश के थे। इसको फारसी में अनुवाद किसने किया, तो जो कि बाबरी, ठीक है। बाबरी मस्जिद का निर्माण 1528 से लेकर 1529 में हुआ था, जो आपको उसके बारे में बहुत पता होगा। बाबरी मस्जिद के बारे में आपने सुना ही होगा। बाबरी मस्जिद का वास्तुकार कौन था, मीर वाकी था। मृत्यु इसकी हुई 1530 में। कब्र इसकी, पहले इसको आरामबाग में दफनाया गया था भारत में, लेकिन इसको बाद में काबुल ले जाया गया। पहले इसको आरामबाग आगरा में ही दफनाया गया था। बाबरनामा में युद्धों के बारे में कम बताया गया है, सबसे कम किसमें बताया गया है, बाबरनामा में युद्धों के बारे में कम बताया गया है। आइए अगले देखते हैं, हुमायूं का था 2 इसके टाइम पीरियड है, 1530 से 1540 और 1555 से लेकर 1526। इसकी कब्र दिल्ली में है। शहर इसने बसाया था दीनपना नगर। इसके युद्ध जो थे, ऐसा कहा जाता है कि इसने जो युद्ध लड़े थे, जितने युद्ध इसने आने के लिए लड़े थे, जितने इसके जाने के बाद हुए थे। मतलब जब ये हारा था तब भी 2 युद्ध हुए थे, जब ये जीता फिर उसके बाद दूसरी बार आया था तो भी 2 युद्ध इसने लड़े थे। तो सबसे पहले ये देख लो, चौसा का जो युद्ध हुआ था आपका 1539 में, वो शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ था, ठीक है। कन्नौज का आपका जो युद्ध हुआ था वो हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में हुआ था। इन दोनों में बाबर हारा था। सरहिंद के युद्ध में बाबर जीत गया था 1555 में, ठीक। तो यहाँ पे शेरशाह सूरी आपका 1540 से पूरी तरीके से आ जाता है, ठीक। तो इसकी जो आत्मकथा है वो हुमायूं नामा है। किसने लिखी थी, गुलबदन बानो बेगम ने इसकी किताब लिखी थी। कौन सी आत्मकथा, हुमायूं नामा। अकबर 1556 से लेके 1606 तक इसने जजिया कर को हटाया। आपको हमने स्टार्टिंग में बताया था कि 2 लोगों ने जजिया कर लगाया था। किस किसने लगाया था, आप जरूर आपको बताइए अगर आप शुरुआत से इस क्लास में हैं। तीर्थ यात्रा कर भी इसने सबसे पहले हटाया था। आगरा का किला इसने बनवाया, शीश महल बनवाया। इबादत खाने की स्थापना की 1575 में, और 1578 में सबके लिए खोल दिया गया। धर्म इसने चलाया था दीन इलाही। इसको सबसे पहले मात्र एक ही हिंदू ने माना था, बीरबल ने माना था। इसको मंच प्रथा
चलवाई इसने, ठीक है, मनसबदारी प्रथा चलवाई थी। इसने दरबार को 2 भागों में बांटा था, दीवाने आम और दीवाने खास। पत्नी का नाम था हीर कुमारी या हरका बाई। उपाधि इसने दी थी किसकी? जोधा भाई की। किसने? अकबर ने इसको उपाधि किसकी दी थी? जोधा भाई की। इसके क्या थे? 9 रत्न रहते थे इसके दरबार में, ठीक है। और शायद कभी कभार वो 9 रत्नों का नाम पूछ लेता है। तो बीरबल जी थे वो सलाहकार थे, मान सिंह आपके सेनापति थे, टोडरमल थे वित्त मंत्री थे। आपको टोडरमल बंदोबस्त आपने अगर पढ़ा होगा, अभी आपने लेखपाल की परीक्षा दी होगी तो ग्रामीण प्रश्न में इसके बारे में क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तानसेन आपके थे संगीतज्ञ थे। अब्दुल रहीम खाना थे, वो कवि थे। अबू फजल कवि थे। फैजी कवि थे। मुल्ला दो प्याजा रसोईया थे। और आपके भगवान दास, कहेंगे भगवान दास भी होता है, कहेंगे हके मुकाद होता है, तो वो दोनों कौन थे? वो कवि थे, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। अब युद्ध कौन कौन से लड़े थे? तो हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा था 1576 में, किसके? अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में लड़ा था। पहला राजपूत शासक जिसने अकबर की शर्तों को माना कौन था? राजा भारमल थे, आमेर के राजा और जोधा भाई के पिता, ठीक है। आपको पता होगा वही मानेंगे जो उनके ससुर होंगे। तो जोधा भाई के पिता थे कौन? राजा भारमल, आमेर के राजा थे, ठीक है। एकमात्र राजपूत शासक जिसने कभी भी अकबर की शर्तों को नहीं माना कौन थे? वो तो राणा प्रताप ही होंगे। तू है राणा का वंशज, ठीक है। वो कुमारसल बोलते हैं, तो वो भाला फेंक वाला पूरा, वो याद मुझे नहीं आ रहा है। तू है राणा का वंशज, फेंक जहाँ तक भाला जाए, ठीक। तो ये सब चीज़ें आपको समझ में आ रही है, आई होप। अगर आप चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अच्छा लग रहा हो आपको वीडियो तो कमेंट कर कर ज़रूर बताइए और लाइक ज़रूर करिएगा। और अगला देखते हैं अपन लोग जहांगीर। जहांगीर की जो टाइम पीरियड है वो क्या है? 1605 से लेकर 1627 तक। 1608 में पहला ब्रिटिश यात्री जो था कैप्टन हॉकिंस जो आया था वो भारत आया था। अब कहीं इसके पूछ लेते कौन से जहाज से आया था, तो वो ड्रैगन, रेड ड्रैगन करके आया था, उस जहाज से आया था। सबसे पहले कौन सा आया था? कैप्टन हॉकिंस। दूसरा यात्री पूछ लेते हैं कौन सा आया था? सर टॉमस रोबी आए थे, ठीक है। इसने न्याय का राजा भी इसको कहा जाता है। न्याय का राजा इसलिए क्यों कहा जाता है? इसने न्याय की जंजीर लगवाई थी। एक क्या था कि सोने की जंजीर थी, इसने महल से लेके खंबे तक इसने लगवाई थी कि इसको दिक्कत होती, वो जंजीर बजाया जाता था, उसको दरबार में बुलाकर उसकी समस्या का समाधान किया जाता था। इसने तंबाकू पर प्रतिबंध लगवाया था, ठीक है। इसने एतमाद की उपाधि मिर्जा गयास बेग को दी थी। नूरजहाँ के पिता थे कौन? एतमाद। इसने एतमाद की उपाधि मिर्जा गयास बेग को दी थी। सिक्कों के इसने 5वें गुरु थे वो अर्जुन देव को इसने फांसी दी थी। कौन से गुरु को? 5वें गुरु को, ये ध्यान रखा, क्योंकि अगला ही कभी और राजा आएगा औरंगजेब, वो सिक्कों के 9वें गुरु को भी फांसी देगा, तेग बहादुर सिंह को, ठीक है। तो आपको ये भी याद रखना है कि कौन से गुरु को किसने फांसी दी। इसने चित्रकला, इसके समय को चित्रकला का काल कहा जाता था, ठीक है। किसके? इसके और जहांगीर की चित्रकला का काल भी इसको कहा जाता, तो ये आपको चीज़ याद रखनी है। शाहजहाँ, शाहजहाँ का जो आपका टाइम पीरियड है वो 1628 से लेकर 1658 तक। वास्तुकला का कार्यकाल भी इसको कहते थे, क्योंकि वास्तुकला को पता है शाहजहाँ ने बनवाया क्या? ताजमहल आजमहल वगैरह बनवाई, ये चीज़ें आपकी हैं, तो इसलिए इसको वास्तुकला का कहते थे, ठीक है। इसने चित्रकला ही करवाई तो इसका चित्रकला का कहते थे। इसने क्या क्या बनवाया है? ताजमहल थे। ताजमहल के वास्तुकार कौन थे? उस्ताद अहमद लाहौरी थे और ईसा अल्लाह खां थे। बन ये आपको पता होना चाहिए, बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है, तो ये नॉर्मली क्वेश्चन हो गया है। बनने में 22 साल लगे थे, ठीक है। मतलब ये ऐसा कहते हैं कि 1000 हाथी और 50,000 मजदूर वगैरह लगे थे, ठीक। उसने क्या क्या बनवाया है ये भी देख लो। लाल किला दिल्ली के बनवाया था। मयूर सिंहासन जिसके तख्ते ताऊस कहते थे। नगीना मस्जिद और मोती मस्जिद आगरा। पत्नी थी अर्जुमंद बानो बेगम, इसने मुमताज की उपाधि दी थी। किसे? अर्जुमंद बानो को किसकी उपाधि दी थी? मुमताज की इसने उपाधि दी थी। शाहजहाँ के 4 बेटे थे, दारा शिकोह, औरंगजेब, शुजा और मुराद। इनके बीच में भी युद्ध होता है। औरंगजेब मुराद के बीच में, दारा के बीच में भी होता है, मुराद के बीच में भी होता है, लेकिन औरंगजेब ही जीतता है। धर्मकट के युद्ध होते हैं, तो वो आपको अभी इतना डिटेल में नहीं जाना है। औरंगजेब के बारे में सुनना है आपको। 1558 से लेकर 1707 तक। आपको पता है कि 2 लोगों का शासन सबसे ज़्यादा मुगल काल में था, अकबर और औरंगजेब का। कितना? 49 वर्ष तक, ठीक। पत्नी इसकी थी दिलराज बानो बेगम थी। उपाधि इसने दी है आलमगीर की उपाधि दी है, ठीक है। उपाधि मतलब इसको और लोगों ने जो उपाधि दी इसको क्या क्या इसको बोलते थे? इसको जिंदा पीर बोलते थे, शाही दरवेश बोलते थे। इसने जजिया कर लगाया, संगीत पर प्रतिबंध लगाया और शराब पर भी इसने प्रतिबंध लगाया। तो अभी आपको पता है कि अकबर ने हटाया था, इसने फिर यहाँ पे लगा दिया। इसका 2 बार अजब हुआ है। जब शाहजहाँ को कैद खाने में बंद किया तब, जब इसने अपने भाई दारा शिकोह को मार दिया इसने तब, ठीक है। और गीता का सबसे पहले फारसी अनुवाद किसने कराया था? दारा शिकोह ने इसने अनुवाद करवाया था। कब्र इसकी कहा है? औरंगाबाद में। बीबी का मकबरा भी इसने कहाँ बनवाया था? आपका इसने औरंगाबाद में इसने बनवाया था।
तो एक नज़र में आपको एक चीज़ और बता दे रहा हूँ, जो सुल्तान की कब्र है एक बार नज़र में इनको देख लेते हैं आपकी। बाबर की कब्र कहाँ पे है? काबुल में पहले कहाँ थी? आगरा आरामबाग में थी। हुमायूं की कहाँ है? दिल्ली में है। अकबर की सिकंदरा में है। जहांगीर की कहाँ पे? लाहौर में है। शाहजहाँ की आगरा में है। औरंगजेब की औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो ये आपका हमारा पूरा खत्म हो गया है मुगल। अब उसके बाद शुरू करते हैं 1857 की क्रांति, कहाँ से क्या हुआ था, पूरा बिल्कुल डीपली आपको चलते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद जरूर आ रही होगी। अगर आपको पसंद आ रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जैसे कि आपको पता है कि बहुत बार पूछ लेते हैं कि 1857 की शांति के समय, मतलब क्रांति के समय वायसराय कौन था, तो सबसे पहले होना चाहिए कैनिंग था। कौन था? कैनिंग था। कैनिंग था, ठीक है, ये हम लोगों को याद करना चाहिए। किसने क्रांति कहाँ से प्रारंभ की? और इस क्रांति की सबसे पहली बात आपको बता दें, इसके विफल होने का सिर्फ एक सबसे बड़ा कारण यही था कि एकता न होना। हमेशा चीज़ रखिए कि एकता न होना, इस चीज़ के लिए हमें शुरू से ही इतिहास दोहराते देर नहीं लगती। जहाँ एकता नहीं होती है वहाँ चीज़ें सफल कभी भी नहीं होती हैं, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। हमेशा इसलिए कहते हैं यूनिटी में ही पावर होती है। चलिए शुरू करते हैं। ये आप समझ गए कि हमने किसके लिए बोला होगा यहाँ पे बीच में, ऐसा ही वालों के लिए बोला है, क्योंकि वो लोगों के मतभेद अभी इस समय बहुत है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। किसने कहाँ से कौन सी क्रांति शुरू की थी? मंगल पांडे ने कहाँ से की थी? बैरकपुर पश्चिम बंगाल से की थी। नाना साहब ने कानपुर से की थी। बेगम हजरत महल ने लखनऊ में की थी। लियाकत अली ने आपकी इलाहाबाद से की थी, प्रयागराज हो गया। कुंवर सिंह ने आपकी बिहार से की थी। रानी लक्ष्मीबाई ने आपकी जहांगीर से की थी। सबसे पहले जो आपकी चिंगारी लगी थी वो बैरकपुर से लगी थी, मंगल पांडे जी के द्वारा। ये एक रेजिमेंट में थे, ठीक है, 34वीं रेजिमेंट बटालियन से थे, नेटिव बटालियन से। क्या हुआ था कि झूठी अफवाह फैला दी गई थी, लेकिन इसमें नहीं था वो कोई, इसमें कारतूस जो थे, नई रॉयल एनफील्ड गन थी, जो बंदूक थी, उसके जो कारतूस थे कि उसमें सुअर गाय की आपकी चर्बी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। वो दूसरी जगह पे था, लेकिन यहीं से लगी थी सबसे पहले इसकी चिंगारी। ठीक है, तो लेकिन और फिर एक जगह से नहीं हो पाई, जो 30 तारीख इसको डिसाइड किया था कि 30 से शुरू करेंगे, लेकिन नहीं हो पाई। सबसे पहले यहीं से शुरू हो गई, तो इस वजह से कहीं आज यहाँ कहीं, तो इस वजह से पूरा सफल नहीं हो पाई। क्रांति की शुरुआत 29 मार्च 1857 को आपकी हुई और मंगल पांडे को फांसी दे दी गई 8 अप्रैल 1857 को। 1857 की क्रांति का जो कारण था वो सबसे पहले था इनफील्ड राइफल का प्रयोग, तत्कालिक कारण था इसका प्रयोग। तो सबसे पहले हमारे मंगल पांडे जी शहीद होते हैं 1857 की क्रांति में, पहले शहीद। कांग्रेस, सबसे पहले देखते हैं कांग्रेस की जो आपकी स्थापना थी कब हुई थी। कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। कहाँ पे? बॉम्बे में गोलवलिया टोल मैदान में आपकी जो एक स्कूल था उसमें आपकी हुई थी। इसके जो संस्थापक थे ए हुम थे, और इंडियन जो थे वो दादा भाई नारोजी थे, और जो जब वायसराय थे वो कौन थे? डफरिन थे। ठीक है, जो कांग्रेस थे वो सबसे वायसराय समय कौन थे कांग्रेस की जब वो हुई थी स्थापना? डफरिन थे। इसकी 4 मीटिंग हुई थी 1829 में लाहौर अधिवेशन में। अध्यक्ष वाला ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी। ये आपका समझ मांगा जाता है कि किस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी, तो लाहौर अधिवेशन में की थी 1829 में। अब ये भी देखना कौन से समय में कौन अध्यक्ष था, स्थान कौन सा था। तो 1885 में थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने सबसे पहले किसका किया था, इसके अध्यक्ष थे। स्थान कहाँ था? बम्बई था। 1886 में दादा भाई नारोजी कलकत्ता थे। 1857 में बदरुद्दीन तैयब जी मद्रास। 1888 में जॉर्ज यूले इलाहाबाद। ठीक है, आगे देखते हैं। 1896 में कलकत्ता में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। कब गाया गया था? ये क्वेश्चन आपसे वही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए गए हैं जो हमेशा इस क्वेश्चन सीरीज में पूछे जाते हैं, तो वही चीज़ें आपको बताएंगी। तो 1896 में कब, कौन से अधिवेशन में? कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। अध्यक्ष कौन थे? रहमतुल्लाह सानी थे। और वंदे मातरम किससे लिया गया है? तो किस लिए? आनंद मठ से लिया गया है। ठीक है, किससे लिया गया है? आनंद मठ से लिया गया है। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष अगर आपसे पूछा जाए तो वो कौन थी? एनी बेसेंट थी। ठीक है, इनकी पत्रिकाएं पूछ ली जाती कांग्रेस की। अब क्वेश्चन सुनना, यहाँ से आप बहुत क्वेश्चन कन्फ्यूज करने वाले हैं। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष पूछेंगे तो कौन थी? एनी बेसेंट थी। अगर पहली भारतीय महिला पूछेंगे तो वो आपकी सरोजनी नायडू होंगे। तो कांग्रेस की ये चीज़ आपको याद रखना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, बिल्कुल ये याद आपको रखनी है। तो इसकी पत्रिका आपको, सॉरी, एनी बेसेंट जी की पत्रिका आपको बतानी है कौन कौन सी थी। तो न्यू इंडिया और कॉमन आपकी व्हील, कौन इनकी कॉमन व्हील इनकी कुछ किताब है। ठीक है, बुक इनकी पत्रिका कौन सी? कॉमन व्हील और न्यू इंडिया। कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी थे। कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी थे। कांग्रेस का पहला अंग्रेज अध्यक्ष कौन था? जॉर्ज यूले थे। कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजनी नायडू थी। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। भारत की पहली महिला
राज्यपाल भी यही है, कौन है? सरोजनी नायडू, भारत की पहली महिला राज्यपाल जो उत्तर प्रदेश की बनी थी। अध्यक्षता इन्होंने की थी कानपुर अधिवेशन की, इन्होंने अध्यक्ष की थी 1925 में सरोजनी नायडू ने कानपुर अधिवेशन की इन्होंने अध्यक्षता की थी। ठीक है, बंगाल विभाजन, आइए अब शुरू करते हैं। बंगाल विभाजन 1905 में लागू होता है। 16 अक्टूबर 1905 को यहाँ पे क्या तय किया गया था कि 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन कर दिया जाएगा। वायसराय कौन थे? लॉर्ड कर्जन थे। इसी के समय में रेलवे लाइन का सर्वाधिक विकास भी हुआ था। और बंगाल विभाजन के समय भी कौन थे? लॉर्ड कर्जन ही थे। 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द करने की बात कही गई दिल्ली दरबार में। 1911 में दिल्ली दरबार लगाया था, जॉर्ज पंचम और मैरी आई थी। ठीक है, क्वीन मैरी। ठीक, तो आपके इनके समय ही जॉर्ज लगा था दरबार, तो कहा गया था कि अब आपका जो जॉर्ज पंचम जी आए थे उन्होंने कहा था कि दिल्ली जो आपका जो है बंगाल विभाजन आपका रद्द कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी होता नहीं है। वह चीज़ हो जाती है, वो चीज़ हो जाती है। अब फिर इसके बाद चला था स्वदेशी आंदोलन, किसके? बंगाल विभाजन के विरोध में इसके चला था। इसके संस्थापक कौन थे? सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। विदेशी चीज़ों का बहिष्कार करना कोलकाता के टाउन हॉल में किया गया था। बंगाल विभाजन के इसके विरोध में इसको चला गया था। किसके विरोध में चला गया था? बंगाल विभाजन के विरोध में चला गया था। 1906 में क्या हुआ था? मुस्लिम लीग की आपकी स्थापना हो गई। संस्थापक कौन थे आपके? सलीमुल्लाह खान थे, मोहम्मद अली जिन्ना थे। इनका मुख्यालय जो था पहले इसका लखनऊ था। बांग्लादेश के ढाका में इसकी स्थापना हुई थी। ढाका में इसकी स्थापना हुई किसकी? कांग्रेस की, सॉरी मुस्लिम लीग की। इसमें कहाँ पे स्थापना हुई? ढाका में इनकी स्थापना हुई। अब आइए 1907 में क्या हो जाता है? 1907 में आपकी बहुत बड़ी घटना हो जाती है। सूरत अधिवेशन में क्या होता है? कांग्रेस दो भागों में विभाजित हो जाती है, नरम दल और गरम दल में। तो जब उसकी ये भी पूछा जाता है उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? रासबिहारी घोष। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि सूरत अधिवेशन 1907 में अध्यक्षता कौन करते थे? रासबिहारी घोष कर रहे थे। कांग्रेस दो भागों में बट जाती है, नरम दल और गरम दल में। तो जो आपका नरम दल होता है वो आपके लीडर उसको करते थे गोपाल कृष्ण गोखले। गरम दल को आपको तीन लोग थे, लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, ये आपका इसको लीड कर रहे होते हैं। ठीक है, इसके बाद 1909 में एक आता है आपका मार्ली मिंटो बिल आता है। इसी बिल को पाकिस्तान की नींव कहते हैं, क्योंकि इसमें सांप्रदायिक चुनाव की बात कही गई थी कि मतलब मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन होना चाहिए और हिंदुओं के लिए अलग निर्वाचन होना चाहिए। तो इसको ही क्या कहते हैं? सांप्रदायिक निर्वाचन चुनाव की बात की, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की इसमें शुरुआत की गई। इसी को पाकिस्तान की नींव कहते हैं। आपको ये चीज़ याद रखना है, पाकिस्तान की नींव इसको ही कहते हैं, 1909 मार्ली मिंटो बिल को। इसके बाद आता है दिल्ली दरबार आपका 1911। अंग्रेजों द्वारा दिल्ली में एक भव्य दरबार का स्वागत किया गया। इसमें बहुत ही ज़्यादा परिश्रम उड़ाया गया था आपका। इसमें मुख्य अतिथि जो थे वो आपके जॉर्ज पंचम थे और रानी मैरी थी। ठीक है, पहली बार जनगण गण तब कब गाया गया था? रविन्द्रनाथ टैगोर जी द्वारा लिखा गया था, इसको तभी गाया गया था 1911 में जनगण गण। ठीक है, दिल्ली को राजधानी बनाने का निर्णय लिया गया था। इससे पहले 1911 से 12 से पहले जो आपकी राजधानी वो थी वो कौन थी? आपकी कोलकाता राजधानी थी। लेकिन 1911 के मतलब 1912 से आपकी राजधानी क्या हो जाती है? आपकी दिल्ली हो जाती है। ठीक है, बंगाल को दो और भागों में बांटेंगे, बिहार और उड़ीसा में। 1905 का बंगाल विभाजन रद्द, इसमें ऐसा कहा गया था लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। 1913 में क्या हुआ? आपकी गदर पार्टी की आपकी स्थापना की गई। किसके द्वारा की गई थी? आपकी लाला हरदयाल, ठीक है, और आपका संपूर्णानंद और करतार सिंह की वजह से की गई थी, द्वारा की गई थी। लेकिन आपको पूछा जाता है लाला हरदयाल, हमेशा ही इसमें पूछा जाता है। कहाँ पे की गई थी? सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में इसकी की गई थी। इसका उद्देश्य था भारतीय क्रांतिकारियों को पैसे उपलब्ध कराना, मतलब फंडिंग कराना। गदर पार्टी का उद्देश्य था कि जो भारतीय क्रांतिकारियों थे उनको फंड उपलब्ध कराना। महात्मा गांधी अफ्रीका से आए थे 1915 में, 9 जनवरी 1915 में। इसलिए 9 जनवरी को अपन लोग क्या मनाते हैं? भारतीय प्रवासी दिवस अपन लोग मनाते हैं। कब आए थे? 1915 में। चीज़ आपको जरूर याद रखनी। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में आंदोलन चलाए थे। वो काले और गोरों को भेदों से संबंधित थे। ठीक है, काले और गोरों के भेदों से संबंधित थे। दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी टॉल्स्टॉय आश्रम में रहते थे। ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था। ठीक है, कहाँ पे रहते थे गांधी जी? किस आश्रम में रहते थे? टॉल्स्टॉय आश्रम में रहते थे। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के दोस्त कौन थे? पोलक थे। कौन थे? पोलक थे। ठीक है, ये आपको बहुत बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन, वही वाले बता रहे हैं। 1915 से गांधी जी आ जाते हैं। 1916 में क्या होता है? लखनऊ अधिवेशन होता है। लखनऊ अधिवेशन में क्या होता है कि इसमें बहुत अच्छा अधिवेशन हुआ है। इसके आपके जो थे, इसके जो अध्यक्ष थे, अध्यक्षता कौन थे? वो कर रहे थे अंबिका चरण मजूमदार जी, इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। ठीक है, इसमें क्या हुआ? कांग्रेस के जो दो पार्ट बटे थे सूरत अधिवेशन में, जिसकी रासबिहारी घोष अध्यक्षता कर रहे थे। नरम और गरम दल में जो टूटी थी आपकी जो कांग्रेस, उसको अब एक हो जाती है वो।
ठीक है, 1916 में नरम दल में समझौता हो जाता है और मुस्लिम लीग में भी और कांग्रेस में भी समझौता हो जाता है, जो कि 1909 का पार्लियामेंटो आया था सांप्रदायिक चुनावों को लेके, उसको निपटारा इसमें हो जाता है आपका, किसमें 1916 वाले में आपका हो जाता है। इसको लखनऊ पैक्ट भी आपको कहते हैं, आपको एक चीज़ इसको याद रखनी है, ठीक है। होम रूल लीग में क्या हुआ था, या होम रूल आंदोलन में आपका क्या हुआ था, इसके जो संस्थापक थे इसके दो हुए थे, ठीक है। एक तो संस्थापक बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। ये बाल गंगाधर जी तिलक थे, इनका था अकेला पूरा एरिया पुणे वाला था, और एनी बेसेंट का था पूरा आपका मद्रास था। कौन था, पूरा आपका मद्रास था इनका था, ठीक है। तो इन्होंने पूरे मद्रास में जलाया था और उन्होंने अकेला सिर्फ पुणे छोटी सी जगह पे जलाया था बाल गंगाधर तिलक ने। अखबार इन्होंने जो अखबार निकाले थे बाल गंगाधर तिलक ने, वो निकाले थे मराठा और केसरी पूछ ले जाते हैं। एनी बेसेंट ने जो निकाले थे आपके अखबार, वो कॉमन और न्यू इंडिया थे, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक ने पुणे में और एनी बेसेंट ने मद्रास में इसकी होम रूल लीग की स्थापना की थी। चंपारण आंदोलन की 1917 में क्या होता है, आपका चंपारण आंदोलन शुरू होता है, ठीक है। तो गांधी जी ने इसका पहला आंदोलन था, कौन था, गांधी जी का पहला आंदोलन था, क्योंकि 1915 में तो गांधी जी आए थे जनवरी में। तो महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया बिहार में किसानों का हक के लिए था। चंपारण बिहार में था, चंपारण कहाँ पड़ता है, बिहार में पड़ता है, ठीक है। हक दिलाने के लिए किया गया था। गांधी को चंपारण बुलाया था किसने, राजकुमार शुक्ल जी ने बुलाया था, ठीक है। नील दर्पण के लेखक कौन है आपके, ये पूछ लिया जाता है, तो कौन है, दीन बंधु, ठीक है। तो किसने बुलाया था इसको, गांधी जी को किसने बुलाया था, राम कुमार शुक्ल ने बुलाया था। इसके बाद आपको देखते हैं कि अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। अब गांधी जी एक्टिव हो जाते हैं अपने भारत में, तो उनके अपने चंपारण अब उनके आंदोलन शुरू हो जाते हैं। महात्मा गांधी जी द्वारा मिल मजदूरों को उनका हक दिलाया, ठीक है। और यह पहला आंदोलन था जिसमें गांधी जी ने भूख हड़ताल की। ये आपका वर्ड्स बहुत बड़ा है। भूख हड़ताल सबसे पहले किस में की, गांधी जी ने अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में की। किस में की, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। गांधी जी द्वारा मजदूर संघ की स्थापना भी इसमें की गई थी, इसकी मजदूर संघ की भी इसमें स्थापना की गई। रॉलेट एक्ट इस सबसे बुरा कानून आया था, इसको काला कानून कहते हैं। इसके जितना बुरा कानून अभी तक ना कोई आया था न कहीं होगा। तो इसको अपन लोग क्या कहते हैं, इसको काला कानून कहते हैं। रॉलेट एक्ट 1919, 5 फरवरी 1919। बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील का कानून, शक के आधार पर किसी को भी उठा सकते हो। इसके अब इसमें जो आंदोलन चला था वो खिलाफत आंदोलन चला था। खिलाफत क्यों चला था, तुर्क में क्या था, तुर्क में खलीफा का पद था, ब्रिटिशर ने इसको समाप्त कर दिया था। अब खलीफा क्या है, अब आपको पता होना चाहिए कि खलीफा का पद पहले से चला रहा था आपको, ठीक है। तो उसमें से क्या हुआ था कि खलीफा की ही बात हर कोई माना करता था, मुस्लिम पूरा समाज। तो उसमें ब्रिटिशर्स ने कहा था कि मुसलमानों में फूट डालने से अच्छा अगर उनके खलीफा का पद ही इसमें समाप्त कर दें, तो मुसलमान फिर किसकी सुनेंगे, फिर किसी की सुनेंगे नहीं, फिर वो अपने मन की मालिक होकर उल्टा सीधा जो कुछ करना होगा वो करते रहेंगे। लेकिन क्या हुआ है, तो खलीफा का पद बचाने के लिए भारत में चला था खिलाफत आंदोलन। लेकिन इसमें भारत में किसने चलाया था, इसको अली बंधु ने चलाया था। लेकिन ब्रिटिशर्स उन्होंने एक भी ना मानी और खलीफा का पद पूरी तरीके से उन्होंने समाप्त कर दिया। अब इसके बाद क्या होता है, भारत में 13 अप्रैल 1919 को बहुत बड़ी बुरी घटना घटती है, जिसको ब्लैक डे भी बोल सकते हैं अपन लोग। क्या हुआ, जलियांवाला बाग हत्याकांड, सबसे बुरी घटना हमारे भारत की यही मानी जाती है। इसकी जांच के लिए आपको बता दें हंटर कमीशन बना था, लेकिन इसके भी कुछ फ़ायदा नहीं था। जनरल डायर द्वारा अंधाधुंध गोलियां चलाई गई थी। पंजाब में एक जगह है जलियांवाला बाग। ये जलियांवाला बाग इसका नाम का पड़ा था क्योंकि जल्ली के नाम के व्यक्ति का एक बाग था, उसी के नाम पे इसका नाम जलियांवाला बाग पड़ा था। इस कांड का भारतीय गद्दार जो था, इसमें सबसे बड़ा गद्दार था हंसराज। इसी ने कहा था कि यहाँ से जाओ, उसने पिछला गेट दे बताया था और मेन गेट से बंद करा दिया गया था। इसका दृश्य देखेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक कुआं था छोटा, उसमें से इतनी लाशें मिली थी कुछ कह नहीं सकते। लोगों ने बताया, एक सरकारी कागजों के अनुसार उसमें बताया गया था कि इसमें 300 प्लस लोग मारे गए, और अगर रियल में अगर पता की जाए तो कम से कम इसमें 1000 से ज़्यादा लोग इसमें मारे गए थे। इसकी दीवारों पे इतने ज़्यादा खून के धब्बे लगे थे कि लोग इसको देखने में बहुत ज़्यादा डर भी रहे थे। इसमें निर्मम हत्याएं हुई, गोली चला दी गई, बिल्कुल निकलने का मौका दिया नहीं गया। लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग हुई, छोटे छोटे बच्चे, माताएं, बहनें बिल्कुल बेसहाय की तरह एकदम पूरा लहूलुहान होकर पूरे के पूरे सबको गोलियों से छन्नी कर दिया। जनरल डायर ने उस समय वायसराय कौन था, चेम्सफोर्ड वायसराय था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी, जो उसको जॉर्ज पंचम ने दी थी।
उसके बाद क्या हुआ था, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड आया था 1919 में आया था, और हंटर कमीशन आपकी इसकी वो जांच के लिए आया था, लेकिन इसका फ़ायदा क्या हुआ हंटर का, उसमें सारे जो थे वो अंग्रेजी थे, उसके कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं था। फिर क्या हुआ कि असहयोग आंदोलन आपका शुरू होता है 1920 से लेकर 1922 तक आपका असहयोग आंदोलन आपका शुरू हुआ। ब्रिटिशरों का इसमें सहयोग नहीं करेंगे, सीधा सीधा कहा गया था कि जलियांवाला बाग के बाद कि हम ब्रिटिश लोगों का इसमें सहयोग बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आपको पता होना चाहिए कि विश्व युद्ध शुरू हो जाता है आपका 1919 से आपका शुरू होता है विश्व युद्ध, ठीक है, 1914 से जो 19 चलता है आपका, ठीक। तो ये इसमें कहा था ब्रिटिशों का बहिष्कार पूरी तरह से शांत रहकर करना चाहिए। उपाधि त्याग दी केसरी हिंद की, ये उपाधि किसको, हॉर्डिंग द्वारा दी गई थी, ब्रिटेन की रानी के द्वारा इसको महात्मा गांधी जी को दी गई थी, ठीक है, केसरी हिंद की। इसके बाद एक घटना घटती है 84 चौरी कांड, अब सॉरी इसका नाम कांड बदल के एक्शन हो गया है, ठीक है, चौरा चौरी एक्शन इसका नाम हो गया है, काकोरी एक्शन उसका हो गया, सॉरी इसका कांड ही है वो, उसका काकोरी एक्शन हो गया, सॉरी मिसमैच हो गया था थोड़ा। तो आपका चौरी चौरा कांड होता है 1922 में, पुलिस चौकी में आग लगाकर जला दी जाती है, जिसमें से 23 पुलिस वाले मर जाते हैं। इसी वजह से गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया जाता है। 1920 से लेकर 1922 तक ये असहयोग आंदोलन चलता है। 1922 में ही खिलाफत आंदोलन बंद हो जाता है, क्योंकि तुर्की का जो 1919 में ही चल रहा था आपका खिलाफत आंदोलन तुर्की का बचाने के लिए, लेकिन वो बचता नहीं है। 1922 में खिलाफत आंदोलन भी समाप्त हो जाता है। स्वराज पार्टी की स्थापना जो होती है आपकी मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा 1923 में होती है। और जो आपकी HRA की आपकी स्थापना होती है, वो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 में होती है। स्थापना होती है आपकी राम प्रसाद बिस्मिल द्वारा, स्थापना कानपुर में होती है। इसका उद्देश्य था काकोरी ट्रेन को लूटना, उद्देश्य इसका था काकोरी ट्रेन को लूटना। इसकी प्लानिंग जो मास्टर जो थे वो चंद्रशेखर आज़ाद जी थे, मैं आज़ाद था, मैं आज़ाद हूँ, मैं आज़ाद ही रहूँगा। आज HRA के जो वास्तविक संस्थापक थे वो आज़ाद जी थे। 1924 में ही एक गांधी जी ने अधिवेशन में भाग लिए थे, कर्नाटक के एकमात्र अधिवेशन जिसमें गांधी जी ने भाग लिया। कौन सा था, बेलगांव अधिवेशन। कौन सा था, बेलगांव का अधिवेशन। एक्वर्थ आयोग द्वारा 1924 में रेल बजट के आम बजट में आपका अलग कर दिया, रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया। विवेक द्वारा समिति की सिफारिश 1924 में। काकोरी घटना, काकोरी एक्शन होता है आपका 1925 9 अगस्त 1925 को। अंग्रेजों की एक टन ट्रेन को लूटा जाता है आपका 8,000 रुपयों की लूट थी उस टाइम पे, समझ रहे हो आप। 1924 में 8,000 रुपयों की लूट हुई थी, बहुत बड़ी आपकी। 1925 में ही जो आपकी अभी हमने बताया था कि पहली महिला भारतीय महिला अध्यक्ष थी सरोजनी नायडू, जो कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता कर रही थी। चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लोहड़ी आपके इसमें थे पूरे किस्में काकोरी घटना में आपके। नेट पे इशू हो गया था उसमें से तो चला गया। तो आइए शुरू करते हैं फिर से और अपना वीडियो अपना कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ तक हो गया था हम लोगों का, यहाँ से शुरू करना था। नौजवान सभा 1926, संस्थापक थे आपके भगत सिंह। उन्होंने नौजवान, जवान थे तो जवान ही थे, तो जवान नाम से ही अपनी चीज़ करेंगे भगत सिंह। इन्होंने बहुत अच्छी लाइन बोली थी, बट आपको मैं हिंदी में बता रहा था कि वो खुशनसीब हो गए बहुत जिनकी आज़ादी रही होगी महबूबा, ठीक है। तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन HSRA की एसोसिएशन की स्थापना 1928 में किसने की थी, चंद्रशेखर आज़ाद जी ने इसकी की थी। उद्देश्य इसका क्या था, लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेना। आपकी लाला लाजपत राय की आपकी मृत्यु हो जाती है अंडर गो बैक के, जब वो नारे लगा रहे होते हैं उसी टाइम पे। स्थान क्या हुआ था, फिरोजशाह कोटला में आपकी इसका हुआ था। साइमन कमीशन का आपका सॉरी विरोध कर रहे थे, इसका गठन हुआ था। इंग्लैंड से भारत आया था साइमन कमीशन। ये किस लिए आया था आपका, लाहौर में आया था। ये रेलवे स्टेशन लाहौर में उतरा, तभी इसका आपका लोग का विरोध इसमें चल रहा था। इस पर लाठी चार्ज किया गया था लाला लाजपत राय के ऊपर। इस पर बहुत ज़्यादा लाठियाँ गिरी थी, इसी वजह से इनकी जो आपकी थी वो तबीयत बिगड़ गई और इसके बाद में उनकी मृत्यु हो गई थी आपकी। ये भारतीय संविधान बनाने के लिए इसमें आया था। सैंडर्स जो था उसकी लाठी देने का उसने आदेश दिया था। इसमें 7 सदस्य थे, जिसके सर जॉन साइमन थे, इसके हेड थे। 1928 में आपकी नेहरू रिपोर्ट भी जारी होती है, ये आपको याद भी रखना है। लाहौर षडयंत्र 1928 में भगत सिंह ने चंद्रशेखर के साथ मिलकर सैंडर्स की हत्या की योजना बनाई, ठीक है। और इसी वजह से उनकी गलती से 2 अंग्रेज अफसर मारे गए, और बनाई उनकी गलती हो गई 2 किस्म से कि 2 अफसर मारे गए। वो मारने सैंडर्स को गए थे, लेकिन 2 अफसर मारे गए।
भगत सिंह ने लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लिया। 1929 में लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की, जब जवाहरलाल नेहरू उसके कौन थे, अध्यक्ष थे। असेंबली में बम फेंका 1929 में किसने, भगत सिंह ने असेंबली में धुआं वाला बम फेंका, खाली सीटों पर फेंका। लाहौर षड्यंत्र केस में एक भारतीय भगत सिंह के खिलाफ गवाही दे देता है। ऐसे भी हमारे जयचंद हुए हमारे भारत में, इतिहास से हम पढ़ते आ रहे हैं। अभी बीच में देखा था हम लोगों ने कि अपना जयचंद को ने साथ दिया था आपका गौरी का, जिससे हमारे पृथ्वीराज चौहान जी हार जाते हैं बाद में। और यहाँ एक ये ऐसा कि जब आज़ादी के लिए युवा नया खून जो पूरी अपनी तहे दिल से एकदम निछावर रहा हो और एक ये छोटी सी गलती कर देता है, यहाँ पे उनको बता देता है, गवाही दे देता है, जिससे उन्हें फांसी की सजा सुना दी जाती है। 24 मार्च 1931 को आपकी भगत सिंह की आपकी जो थी वो फांसी की सुना दी जाती है। 1931 को सुना दी जाती है, लेकिन 23 मार्च 1931 को ही फांसी पर लटका दिया जाता है। क्योंकि 24 मार्च को, क्योंकि वहाँ से क्या हुआ था कि चंद्रशेखर आज़ाद जी को पता चलता है ऐसा हुआ है, तो वो वहाँ से निकलते हैं कि हम जा रहे हैं उसको बचाएंगे। और वहाँ आखिरकार इलाहाबाद में, प्रयागराज में अल्फ्रेड नोबेल पार्क में वो भी एकदम, और वहाँ पे भी कोई इनकी सूचना दे देता है, उनसे भी इनकी मुठभेड़ होती है। आखिरी सांस तक लड़ते हैं, एक ही गोली बचती है, तो वो एक गोली से वो स्वयं को मार लेते हैं। एंड पे अंग्रेज जाने में उनसे डरते भी हैं कि ये जिंदा हैं कि नहीं, अगर ये जिंदा हुए तो हम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तो वहाँ पे उनको अभी वो फरवरी में इनको बचाने के लिए आ रहे होते हैं, तो वो फरवरी में ही वो आज़ाद हो जाते हैं। वो चंद्रशेखर आज़ाद थे, आज़ाद रहेंगे वो वाला। तो जब ये भगत सिंह को फांसी लग रही थी, तब वो सबसे पहले रशियन क्रांतिकारी लेनिन की किताब जो थे वो पढ़ रहे थे, लेनिन की किताब पढ़ रहे थे। जब फांसी लगने जा रही थी, तब उनकी किताब में सिर्फ 4 पन्ने ही शेष बचे थे। तो उसने कहा था, जो फांसी लगवा रहे थे, कि अब तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है क्या? बोले मैं ये 4 पन्ने पढ़ना चाहता हूँ। लेकिन तो उनको वो 4 पन्ने भी नहीं पढ़ने दिए गए थे। 23 मार्च को 1931 23 मार्च 1931 राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह को फांसी हो जाती है रात में 8 बजे। ये सबसे बड़ी काला धब्बा घटना कही जाती है, क्योंकि रात में हमारे यहाँ किसी को भी धर्म में नहीं जलाया जाता, न दफनाया जाता। ऐसा कहा जाता है कि इनके शवों को ऐसे ही जलाया गया था, उनको पेट्रोल डालकर बहुत बुरी तरीके से। और जब लोगों ने देखा तो भागे तो उनके ऐसी शवों को नदियों में फेंक दिया था। अस्थि तक तो छोड़ो, उनकी शवों को सही से भी नहीं दिया था। 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आज़ाद शहीद हो जाते हैं इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो होता है वो आपका 1930 में होता है। गोलमेज सम्मेलनों का एक ही उद्देश्य होता है, भारत में संविधान को लाना। ये भारत में संविधान को सिर्फ अम्बेडकर जी ने ही भाग लिया। अम्बेडकर जी ऐसे थे, इन्होंने तीनों ही संविधान में आपके तीनों ही गोलमेज सम्मेलनों में इन्होंने भाग लिया था। ठीक है, इसमें इन्होंने 87 लोगों ने भाग लिया था, कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो होता है वो 1931 में होता है, इसमें गांधी जी ने भाग लिया था। किसने लिया था? और भारत की महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व किया था वो किसने किया था? वो सरोजनी नायडू जी ने इसमें भारत की महिलाओं का आपका प्रतिनिधित्व किया था। कांग्रेस ने सिर्फ द्वितीय का जो गोलमेज सम्मेलन था 1932 में, उसी में ही भाग लिया था। गांधी अरविंद समझौता जो हुआ था वो 1931 में हुआ था, 5 मार्च 1931। और आप याद रखना का, और सुभाष चंद्र और जो आपकी भगत सिंह की फांसी लगती है वो 23 मार्च 1931 में लगती है। कितने? 23 मार्च 1931 में लगती है। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो अंदर ही अंदर दफन नहीं, कुछ पता नहीं चला कि क्या हो सकता था। अगर इरविन ने ऐसा भी कहा था, अगर गांधी जी ने कहा होता तो कि हम भगत सिंह को छोड़ देते, लेकिन गांधी जी ने कहा था मैं अहिंसा का पुजारी हूँ, मैं हिंसा का मार्ग कभी नहीं अपनाऊंगा। ऐसी भी स्टोरियाँ हैं, लेकिन कितनी सच्चाई क्या है कुछ पता ज़्यादा नहीं है। कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा डीप जाने से ही पता चलती हैं। कराची अधिवेशन 1931 के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने गांधी जी को काले झंडे दिखाए थे। ठीक है, तृतीय गोल सम्मेलन 1900 काले झंडे इसलिए दिखाए गए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कि यहाँ पे तुम गोल में सम्मेलनों में जा रहे हो, उधर पूरे हमारे जो नया युवा था वो फांसियों पर शहीद हो रहा था। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में, इसमें जिन्ना और कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। सबसे कम इसी लोगों में ने भाग लिया था, 46 लोगों ने, लेकिन अम्बेडकर जी ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। सवर्ण अवज्ञा आंदोलन 1930, इसको नमक कानून तोड़ा। इसमें 12 मार्च 1931 से साबरमती आश्रम से लेकर आपकी डांडी तक यात्रा चली थी। आपकी स्टार्टिंग में 49 लोग थे, बाद में 50,000 लोग हो गए थे।
जो 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक चली थी। पैदल यात्रा थी गांधी जी ने शुरू की थी। पूना पैक्ट 1932 यरवदा जेल में हुआ था गांधी जी और अम्बेडकर के बीच में। इसमें मुख्य बातें क्या थी? दलितों को पृथक निर्वाचन नहीं दिया जाएगा। ठीक है। 1935 में भारत शासन अधिनियम भारत आया। ठीक है। कितने में? 1935 में। 1870 और स्वशासन आपका आंदोलन था वो 1937 में हुआ, चलाया गया जवाहरलाल नेहरू द्वारा। उद्देश्य था ब्रिटिशर हिंदुस्तान से भगाना। किसको? ब्रिटिशर को हिंदुस्तान से भगाना। हिंदुस्तान में हिंदुस्तानियों का ही शासन होना चाहिए, ऐसा जवाहरलाल नेहरू ने बोला था। चुनाव कराए जाते हैं, इसमें ब्रिटिशर को सबसे कम सीटें मिलती हैं। ठीक है। इसमें सबसे कम ब्रिटिशर को सीटें मिलती हैं। सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में कांग्रेस छोड़ दी थी और ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर दी थी। 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह होता है। ठीक है। 1940 में ही अगस्त प्रस्ताव भारत आता है। 1942 में क्या हुआ था? कृषि मिशन भारत आता है। महात्मा गांधी ने कृषि मिशन को पोस्ट डेटेड चेक कहा। इसी अगस्त प्रस्ताव को नाम से इसको जाना जाता है। भारत छोड़ो अधिनियम 1942 9 अगस्त 1942 को चलाया गया था गांधी जी द्वारा। गांधी जी ने नारा दिया था करो और मरो। इसमें गांधी जी ने क्या दिया था? इसमें नारा दिया था डू और डाई। इसके दौरान 60,000 भारतीयों की गिरफ्तारी हुई, 10,000 लोग मारे गए थे। सिर्फ एक नारा देने से ये हुआ था। गांधी जी उस टाइम पे क्या थे आप लोग समझ नहीं सकते इस चीज़ को। ठीक है। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना जो आपकी थी वो सुभाष चंद्र बोस ने की थी, इसके संस्थापक थे। ठीक है। जो वास्तव 1942 में उन्होंने की थी। सिंगापुर और म्यांमार में जाकर फौज को सुधार किया था और आगे बढ़ाया था। रानी लक्ष्मी रेजिमेंट थी 1943 में ही थी। इसको 1943 में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस द्वारा इसको बनाया था जापान की मदद से। दुनिया की पहली ऐसी रेजिमेंट थी जिसमें महिलाओं को शामिल किया गया था। कैबिनेट मिशन 1946। कैबिनेट मिशन की जो आपकी ट्रैक है वो है आपकी काल। तो आपकी काल से हो जाएगा आपका स्क्रिप्स, अलेक्जेंडर और लॉरेंस। पैथिक लॉरेंस, अरेबी अलेक्जेंडर, स्टेफोर्ड क्रिस। ठीक। इसका उद्देश्य प्रस्ताव आया था जो 13 दिसंबर 1946 को आया था। इसको जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। ठीक है। बाद में ही प्रस्तावना जाकर बना था। क्या कौन सा आगे चीज़ आपको क्वेश्चन पूछेगा, प्रस्तावना क्या किससे बनी है? तो उद्देश्य प्रस्ताव से बनी है। इटली घोषणा 1937 में कहा जाता है कि भारत को 30 जून 1937 से पहले आज़ाद कर दिया जाएगा, लेकिन ब्रिटेन मंत्री क्लीमेंट इटली 30 जून से पहले ही 3 जून को ही यह घोषणा कर दी जाती है और लॉर्ड बेवल को हटाकर माउंटबेटन को वायसराय बना दिया जाता है। स्वतंत्रता अधिनियम 18 जुलाई 1947। भारत आज़ाद हो जाता है 15 अगस्त 1947 को। 26 नवंबर 1949 को संविधान तैयार होता है। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होता है। डलहौजी वुड डिस्पैच 1854 में इसी के समय काल में आया था। आधुनिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा इसको कहते हैं। ये कुछ आपकी वैसी ट्रिकें लिखी हैं, ट्रिकें नहीं है आपकी, शॉर्ट क्वेश्चन है जो आपके पूछे जाते हैं। मैंने आपको बता रहे हैं। पहली ट्रेन जो थी मुंबई से ठाणे चला गई थी। व्यापगत का सिद्धांत आपका किसने दिया था? डलहौजी ने दिया था। अवध के सुल्तान को अवध को शासन के आधार पर हड़प लिया था किसने? ठीक है। और रिपोर्ट आउटरम ने दी थी। विश्व में पहली बार जनगणना कब हुई थी? 1851 में हुई थी, स्वीडन में हुई थी। भारत में पहली बार कब हुई थी? आपके 1872 में मेयो के समयकाल में हुई थी। और 10 की जो जनगणना थी वो आपकी रिपन के काल में हुई थी 1881 में। आपकी जनगणना संघ सूची का विषय है, संवर्धित सूची का विषय नहीं है। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है। इसको आप जरूर करना है आपको। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आपको लाइक बिल्कुल करना है और कमेंट में जरूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। तो आपको पॉलिटी वॉलिटी आपके जो भी सब्जेक्ट अगर आपके हों उसका आपको ऐसे वीडियो आपका कोई रिवीजन चाहिए हो तो या ज्योग्राफी का जो आपका भी हो, स्टैटिक जो भी आपको चाहिए हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने यहाँ तक देखा हो वीडियो, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।